नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजी नीट जेआरएफ विद नम्रता चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरुत्तर काल के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 200 BC से लेके 300 AD तक, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक। तो जो मरुत्तर काल जो होता है वो मौर्य काल के बाद शुरू होता है। जो मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था बृहदत्त, उनकी जो हत्या है उनके सेनापति जिनका नाम था पुष्यमित्र, उनके द्वारा जो है कर दी जाती है और एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है शुंग वंश। जो शुंग वंश है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 185 ईस्वी से लेके, यानी कि जो ईसा पूर्व है 185 ईसा पूर्व से लेके 75 जो है ईसा पूर्व तक का समय है। जो इसमें सबसे पहले शासक होते हैं जिनका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। इनके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, और जो है अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। और जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी, विदिशा थी। और ये जो थे जो संस्कृत के जो थे ज्ञाता थे। और जो इनका अभिलेख है वो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। इनके काल में जो है मनुस्मृति पर क्या लिखा गया था, तो टीका लिखा गया था। और जो मनुस्मृति पर टीका लिखा गया था उसको दो लोगों ने लिखा था, एक का नाम था अपारकक और दूसरे का नाम था विज्ञानेश्वर। जो बेसनगर अभिलेख है वहाँ से हमें जो है शुंग शासक जो थे एक जिनका नाम था भागभद्र, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ऐसी जानकारी मिलती है कि ये उनके जो शासन काल का जो 14वां वर्ष था, अपने शासन काल के 14वें वर्ष में जो है उन्होंने बेसनगर अभिलेख जो है उत्कीर्ण करवाया था। यवन जो राजदूत थे जिनका नाम था हेलियोडोरस, वो जो है शुंग वंश के शासन काल में जो है भारत आए थे, जिन्होंने ये बताया है कि जो विदिशा या जो बेसनगर है उसमें जो है उन्होंने एक गरुड़ स्तंभ जो है स्थापित कराया था और गरुड़ ध्वज को भी जो है अपनाया था। जो हेलियोडोरस थे वो स्वयं को जो परम भागवत कहते थे, यानी जो भगवान कृष्ण थे उनके जो है वो पुजारी यानी कि उनके जो शिष्य के रूप में अपना उनका पूजा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हेलियोडोरस थे उन्होंने ही भारत में भागवत धर्म को जो है लोकप्रिय बनाया था। कनिंघम जो थे, यानी कि जो ब्रिटिश काल में जो कनिंघम थे, उन्होंने 1873 में जो है भरूच स्तूप की खोज की थी, जिस पर हमें मिलता है कि जो रेलिंग है, जो यानी जो भरूच स्तूप है उस पर जो चारों तरफ जो रेलिंग जो मिलती है उसकी जो है रेलिंग लगवाने का काम जो है उस शुंग शासकों के द्वारा ही किया गया था। और जो सांची का स्तूप है जिसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था, तो जो इस पे लकड़ी का जो रेलिंग था उसको मौर्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और जबकि पाषाण का जो रेलिंग है वो शुंग काल में ही बनाया गया था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शुंग कालीन जो कला है उसके उदाहरण हमें मिलते हैं कहाँ से। जो शुंग कालीन कला है उसके उदाहरण हमें गरुड़ ध्वज से मिलते हैं, भांजा का चैत्य एवं बिहार से, अजंता का जो है 9वां चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले का चैत्य, मथुरा में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है, ये सब हमें जो है शुंग कालीन कला के उदाहरण मिलते हैं। यानी कि अगर इस समय आपसे पूछता है कि आपका जो गरुड़ ध्वज है, भाजा का जो चैत्य बिहार है, अजंता का जो 9वां चैत्य मंदिर है, नासिक का कार्ले का चैत्य है, ये सब किसके शासनकाल में बनवाए गए थे, तो ये सभी के सभी जो है शुंगकालीन शासनकाल में बनवाए गए थे। और जो है उसके बाद हम अगले शासक को देखते हैं जिनका नाम होता है मालिका अग्निमित्र। ये जो थे पुष्यमित्र जो शुंग थे उनके बेटे थे, तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम था मालिका अग्निपुत्र। इनके बारे में जो हमें वसुमित्र से जानकारी मिलती है। शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था देवभूति, और देवभूति की हत्या जो है उनके सचिव जिनका नाम था वसुदेव, उनके द्वारा कर दी जाती है और कर्ण वंश की स्थापना की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि हर्यक वंश सबसे पहले आता है, बिंबिसार जिसका जो शासन जो हर्यक वंश की स्थापना करता है। उसके बाद जो होता है मगध पे हर्यक वंश के बाद आता है आपका शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद जो मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश के बाद आपका आता है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद जो है आपका आता है कर्ण वंश। और कर्ण वंश की जो है इसकी जो है स्थापना जो है सुशर्मन ने की थी, वसुदेव ने की थी। और जो है इसके जो लास्ट शासक थे उनकी हत्या करके जो है जो सिमुक थे जो सातवाहन वंश के शासक थे, उन्होंने जो है वो सातवाहन वंश में मगध साम्राज्य को भी जो है दक्षिण भारत में पहले से चला आ रहा था, और उसने जो है कर्ण वंश को भी परास्त करके और अपने साम्राज्य को जो है उत्तर भारत तक फैला दिया। तो इसको जो हराने का काम किए थे जिनका नाम था सिमुक, जिनकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। जो सातवाहन वंश थे उनकी राजधानी हमें धान्य कटक से मिलती है, यानी कि आंध्र प्रदेश जो पैठन है वहाँ जो है इनकी राजधानी थी।
जो नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है उसमें से हमें सातकर्णी का उल्लेख मिलता है। जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख जो है इस तरीके से जो है जो हमारा नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है उसमें हमें सबसे पहले सातकर्णी का अभिलेख जो होता है उनका उल्लेख मिलता है, जिनको हम आंध्र नृत्य के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा गथा सप्तशती है उस पुस्तक के लेखक जो थे वो हॉल थे, और ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहन वंश के जो 16वें राजा थे उनका नाम था हॉल, और वही हाल नामक जो राजा थे जिन्होंने गथा सप्तशती है वो उन्होंने इस एक पुस्तक लिखी थी, और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत थी। कांतर पुस्तक के लेखक जो थे वो स्वरवर्मन थे, और इनकी जो लेखक थे स्वरवर्मन ने पैशाची प्राकृत भाषा में लिखी थी, और ये पुस्तक हॉल की पत्नी के कहने पर लिखा गया था। यानी जो हॉल की जो पत्नी थी उनके द्वारा कहने पर जो है वो पुस्तक लिखी गई थी, जिनका नाम था कांतर। पुस्तक के लेखक जो है स्वरवर्मन के द्वारा लिखी गई थी, और हाल जो थे वो सातवाहन वंश के 16वें राजा के रूप में जाने जाते हैं। जो गुढ़ाढ़ पुस्तक है जिसको हम बृहत कथा के नाम से भी जानते हैं, जो दक्षिणाधिपति हैं उन्हें हम अपराजित चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब सातवाहन वंश में जो मुख्य रूप से राजा के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, जिसको हम जानते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम से, जिस पे एक मूवी भी बनी हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, ऐसा माना जाता है कि सातवाहन वंश का जो है पुनः उदय उनके शासनकाल में हुआ, जिनकी जानकारी हमें जो है नासिक और कार्ले के अभिलेख से मिलती है। सातवाहनों का जो पुनः उदय है इन्हीं के शासनकाल में होता है, और इन्होंने जो है जो शक शासक थे जिनका नाम नहपान था, तो शक शासक नहपान को जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था, और जो है इसको हराने के बाद इन्होंने जो है स्वयं को जो है वेंकटक का जो है स्वामी बताया है, और इनका जो है अजाक कालीग्राम जो है इन्होंने जो है दान में दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्ले के भिक्षुओं को जो है इन्होंने करजक गांव जो है वो दान में दिया था, और जोगल थम्बी से इनके जो है सिक्कों का ढेर मिलता है। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उनके बाद उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, और जिन्होंने जो है कई सारी उपाधियां ग्रहण की थी, जिसमें हम देखते हैं दक्षिणापथेश्वर, प्रथम आंध्र सम्राट, चष्टन और रुद्रदामन। तो इस तरीके की जो उपाधियां जो है वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने जो है उपाधि ग्रहण की थी। ये अपने मातृसत्तात्मक मतलब जो है अपनी माँ का नाम जो अपने नाम के आगे पहले लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मातृसत्तात्मक थे, बल्कि जो ये पुरुषों का ही वर्चस्व था। लेकिन अपने नाम के पहले जो है जो सातवाहन वंश के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे जो है अपनी माता का नाम जो है लगाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि यज्ञश्री सातकर्णी जो थे उन्होंने अभीरों को हराया था, और ये जो थे अंतिम जो है सातवाहन वंश के जो है जो मुख्य सम्राट माने जाते हैं। और इन्होंने जो है उसके बाद हमारे आते हैं मधारी पुत्र स्वामी ईश्वर सेन, उसके बाद आते हैं वशिष्ठी पुत्र श्री छठा सातकर्णी, और उसके बाद आते हैं पुलवामी चतुर्थ। तो इस तरीके से जो है सातवाहन वंश के शासकों का जो है वो शासनकाल है। जो सातवाहन वंश के जो लास्ट जो शासक थे जिनका नाम हम देखते हैं कि पुलवामी चतुर्थ हैं। और अंतिम जो वैसे तो मुख्य रूप से पूछा जाता है तो जो हमारी यज्ञश्री सातकर्णी है इन्हीं का नाम आता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में अगर पुलवामी चतुर्थ दिया हुआ है तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पुलवामी चतुर्थ ही होगा, यानी कि जो उसके लास्ट शासक थे वो पुलवामी चतुर्थ ही थे। सातवाहन जब कमज़ोर हुए तो उनके क्षेत्र जो है कई भागों में बँट गए, यानी जो सातवाहन वंश का जो अपने अंत समय में जब आ रहा था, यानी जो है उसके शासक जो है उतने अच्छे से नहीं रहे कि वो अपने शासन को बागडोर संभाल सकें। तो जो उनके सामंत थे वो जो है खुद को आज़ाद करने लगे, खुद को स्वतंत्र करने लगे। इस तरीके जो सातवाहन वंश है कई भागों में बँट गया, जिसमें हम उत्तरी भाग में देखते हैं सातवाहनों का एक अंश था वो चलता जा रहा था, और जो नासिक के जो आसपास थे वहाँ पे जो है जो आभीर थे उन्होंने जो है आक्रमण कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि अभीरों को किसने हराया था, तो यज्ञश्री सातकर्णी ने हराया था। और जो सातवाहन वंश का जो पूर्वी भाग था उस पे इक्ष्वाकु वंश का जो शासनकाल होने लगा, और जो दक्षिण पश्चिम में हम देखते हैं वहाँ हमें वनवासी चतुओं के बारे में जानकारी मिलती है, और दक्षिण पूर्वी में जो है पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि पल्लव शासकों को जो है जो सातवाहन वंश है उसने जो है उनको पहले हरा के फिर सामंत बनाया था, और फिर बाद में जब सातवाहन वंश कमज़ोर पड़ने लगता है तो जो पल्लव शासक थे वो जो क्या है फिर से आज़ाद हो जाते हैं। पहले इन क्षेत्रों में सातवाहनों का नियंत्रण, परंतु उनके पतन के बाद जो है विष्णुकुंडिन और चालुक्यों का क्या हुआ, उदय हुआ।
यानी जब सातवाहन वंश का जब जब है अंत समय आता है, यानी जब सातवाहन वंश जो है समाप्त होता है, तो उसके जगह जो है उनके जो शासन जो काल थे, जो उनका साम्राज्य था, उस साम्राज्य में जो है मुख्य रूप से जो चालुक्य थे, चालुक्य वंश का जो है उदय होता है। सातवाहन जो काल है, ऐसा माना जाता है कि सातवाहन काल में ही सबसे पहले जो है भूमिदान जो है प्रचलन शुरू हुआ, और यही भूमिदान जो है सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो 100 ईसा पूर्व में जो था क्या था कि जो भूमि अनुदान दी जाती थी वो कर मुक्त दी जाती थी, और इसको हम भूमि अनुदान के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में जब गुप्त काल आया, तो गुप्त काल में हमें क्या मिलता है कि वेतन के बदले जो है वो अधिकारियों को भूमि दिया जाने लगा, और जब केंद्र कमज़ोर हुआ तो अधिकारियों ने भूमि पर अपना जो है मालिकाना हक घोषित कर दिया, और कई सारी उपाधियां धारण करने लगे, जैसे कि भूस्वामी, भट्टारक, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। और इस तरीके से जो है वो सामंतवाद का उदय हुआ। और जब आपका गुप्त काल खत्म होता है तो उसके बाद आता है हर्षवर्धन का काल, यानी कि गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल में ही जो हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि जो सामंतवाद है वो पूरी तरीके से जो है पूरे भारत में जो है उसका जो है प्रभुत्व कायम हो गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो सामंतवाद की जो नींव है वो कब पड़ी, किसके शासनकाल में पड़ी। जो सामंतवाद है उसका जो है नींव जो है वो सातवाहन काल में हमें देखने की मिलती है, लेकिन उस समय जो है इसको दान के रूप में दी जाती थी, और बाद में जो है गुप्त काल में जो है इसको वेतन के रूप में दिया जाने लगा। और जब गुप्त काल जब पतन हुआ उसके बाद जितने सामंत थे उन्होंने जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और जितने भी भूमि जो उनको मिली हुई थी उस पर जो है अपना प्रभुत्व कायम करके और खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए। तो इस तरीके से जो है सामंतवाद का जो है चरम अपने चरम पे पहुंचता है, और इसका जो है हमको मध्यकालीन इतिहास में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, यानी जो मरणोत्तर काल के थे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो ये जो थे वो चातुर्वर्ण परंपरा में विश्वास करते थे। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उन्होंने जो है खुद को मतलब इस तरीके से घोषित किया कि वो वर्ण संकर को रोकना चाहते हैं। वर्ण का मतलब होता है जो चार जाति जो चार होते हैं, तो इन चार जातियों में जो है जो एक दूसरे से शादी न करें, आपस में जो है उस तरीके से मेल मिलाप न हो, ताकि जो है वर्ण जो है जो बना हुआ है वो अपने बना रहे। इसके लिए जो है इन्होंने कई सारे जो है नियम कानून जो है लागू किए थे। स्त्री को जो समाज में हो आदर्श स्थान मिलता है, जैसे कि पता चलता है नाम से ही कि जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी हुए या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए, तो गौतमी जो है वो हमारी जो गौतमी स्त्री जो सातकर्णी थी उनकी माता का नाम था, जो वशिष्ठी जो भी उनकी माता का नाम था। तो इस तरीके से जो है स्त्रियों की जो स्थिति जो है वो बहुत आदर्शमय थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है। शिल्प में वाणिज्य की उन्नति, व्यापारी श्रेणी जो है वो प्रधान श्रेणी थी। कार्यालय जो था इनका निगम और सभा के नाम से जाना जाता है। जो भड़ौच है जो आज के गुजरात में, उनका जो है प्रमुख बंदरगाह था। व्यापार एवं व्यवसाय में चांदी के सिक्कों का प्रयोग की जानकारी हमें मिलती है, जिसे हम करसापड़ के नाम से जानते थे। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे जिनको जो हमें आगमन निलय या अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, और इनको जो है वेदों के आश्रय के नाम से जाना जाता है। यद्यपि राजाओं के नाम जो थे वो मात्र सत्तात्मक थी, परंतु समाज जो है वो कैसा था, पितृसत्तात्मक। जैसे मैं आपको पहले बताया कि जो जितने भी राजा जो थे वो अपने नाम के आगे जो है अपनी माता का नाम लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक था। नहीं, उनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो है पिता का जो वारिस है वो पुत्र ही बनता था, यानी कि उत्तराधिकारी जो है वो पुत्र ही बनता था। इनके जो जिले थे उस जिले को हम आहार के नाम से जानते थे, और जो उसके अधिकारी होते थे उसे हम अमात्य या महामात्र के नाम से जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसे हम गौलमिक के नाम से जानते थे, और ये जो थे एक सैन्य टुकड़ी के जो प्रधान होते थे। सैनिक जो शिविर थी उसे हम कटक या स्कांदर के नाम से भी जानते हैं। जो इनका सामाजिक लक्ष्य था वो था कि सर्वप्रथम सातवाहन, यानी कि जो इनका सामांतिक लक्ष्य था, यानी कि जैसे हमने बताया कि जो सामंतवाद है सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। जो धर्म था ये वैष्णव और शैव धर्म को जो है मानते थे, और बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था वो जो है मरणोत्तर काल में जो है अपने चरम पर था। और इस तरीके से जो है जो सातवाहन वंश थे, जो सातवाहन वंश का जब जो पतन होता है तो जो इक्ष्वाकु थे उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है क्या किया था, नागार्जुन कोंडा में ईंट के हिंदू मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। जो सातवाहन वंश के जो थे यानी जो मरणोत्तर काल के थे उनकी जो भाषा थी वो क्या थी, जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, और लिपि जो थी इनकी ब्राह्मी थी। और इन्होंने जो है
कई सारे चैत्य और मंदिर बनवाए। जैसे कि सबसे पहले जो ईंट के हिंदू मंदिर हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है, तो वो इक्ष्वाकु वंश के द्वारा बनवाई गई थी। इस तरीके से कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि चैत्य, तो चैत्य जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं, तो चैत्य जो एक प्रार्थना स्थल है, बिहार का मतलब निवास स्थान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चैत्य है वो है कार्ले का चैत्य। सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है उसका नाम अमरावती है। पता जो है सब जो इसका जो है निर्माण जो है, जो अमरावती जो स्तूप है इसका निर्माण जो है वो 200 BC में शुरू हुआ था। और इसका पता जो है सर्वप्रथम मैकेंजी के द्वारा 1797 ईस्वी में लगाया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।